ये जानवर बिना झोली के फ़कीर हैं, ये कभी किसी को भी अपना दुख दर्द परेशानी बता सकते नहीं हैं, तो इंसानों को ही आगे आना पड़ेगा उनके लिए। प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं तो हम क्यों उन बेजुबानों की हेल्प करें? वाई शुड वी डू दैट? तो वाई का बहुत ही सिंपल आंसर है मैम, दे डू नॉट हैव देयर वॉइस। वो अपना दुख दर्द परेशानी भूख प्यास इंजरी किसी को बता सकते नहीं हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कंपैशन इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर। जब तक आप सामने वाले की परेशानी नहीं समझोगे, जब तक आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। जो पीछे स्क्रीन के पीछे एक फेसलेस नेमलेस पर्सन बैठा हुआ है, ही हैज़ फुल राइट, उसके पास भी डेटा पैक अवेलेबल है, वो कुछ भी लिख सकता है। आप जाके नहीं लड़ सकते हर किसी से आप नहीं लड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप योर हेड डाउन, यू कैन कीप वर्किंग, और आप अपना काम करते रहो। वो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। यू कैन नॉट, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। ये मुझे लास्ट 5-6 साल में समझ में आया। हर दिन दिल्ली एनसीआर या फिर पूरे देश में ऐसे बहुत सारे बेजुबान जानवर हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप और हम अपनी रोज़मर्रा की नौकरी में ऑफिस जाना है, घर संभालना है, बच्चों से बातें करनी है, बच्चे पालने हैं, उसमें बिज़ी रहते हैं। लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो साइलेंटली पैदा होते हैं और फिर उनका जीवन वहीं रोड पे ख़त्म हो जाता है। कईयों को चोट लगती है, कोई देखने नहीं आता, कईयों को लगता है कि अरे ये तो कुत्ता है या बिल्ली है, न्यूसेंस है। पर ऐसे में कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो उन बेजुबानों की बिना बोले चीख सुन लेते हैं। उनको खाना, दवाई, पानी और ऐसे अन्य तरीके के कैंपेन्स से उनको बचाने की कोशिश करते हैं। So I am truly delighted to have a very renowned feeder animal rescuer of Delhi NCR and the owner of the shelter Save a Stray, Mr. Vidit Sharma, with me on Sawal That Matters today. Vidit, thank you so much for coming to our studios today and speaking about the entire कॉज, जो ये बहुत बड़ी डिबेट है। ये सब्जेक्ट मेरे भी दिल के काफ़ी करीब है, तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हेयर। एंड मेरे लिए भी बहुत ये सम्मान की बात है कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया इस सब्जेक्ट पे काफ़ी डिटेल में बात करने के लिए। सो मैं बता देता हूँ कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा नाम विदित शर्मा है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है। 2019 से हम लोग एनिमल वेलफेयर में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में। मेजरली हम एक फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, जिस फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम 3-3.5 हज़ार डॉग्स को पर डे खाना कुक करके सर्व करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे अपने पर डे जी। एंड उन्हीं क्लस्टर्स में से अगर किसी डॉग को मेडिकल असिस्टेंस की नीड है तो वो आइडेंटिफाई करके उसको अपने शेल्टर पे लेके आते हैं और उसको मेडिकल हेल्प देने की कोशिश करते हैं। मेरे इस पूरे यात्रा की जो शुरुआत है वो मेरी दादी के आशीर्वाद की वजह से हुई है, या उनकी लर्निंग की वजह से हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि ये जानवर बिना झोली के फ़कीर हैं, ये कभी किसी को भी अपना दुख दर्द परेशानी बता सकते नहीं हैं, तो इंसानों को ही आगे आना पड़ेगा उनके लिए। तो वही लर्निंग, वही मैसेज हमेशा से मेरे दिल में था और मेरे दिमाग में था कि दैट वी शुड डू समथिंग फॉर देम। 2019 में मुझे मौका मिला कि हमें कुछ करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड फीडिंग फ्यू डॉग्स अराउंड माई लोकेलिटी, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते कारवां आज 3,000 डॉग्स के पास पहुँच चुका है। विदित, आपने तो पर्सनली अपनी बात बताई जी कि आप अपनी दादी से इंस्पायर हुए, उनकी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने इस नेक काम से। लेकिन मैं आपसे आम जनता के माइंड की एक बात पूछना चाहती हूँ, उनके दिमाग की, कि हमें जब हम खुद अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं, तो हम क्यों उन बेजुबानों की हेल्प करें? वाई शुड वी डू दैट? वाई का बहुत ही सिंपल आंसर है मैम, दे डू नॉट हैव देयर वॉइस। वो अपना दुख दर्द परेशानी भूख प्यास इंजरी किसी को बता सकते नहीं हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो वी आर दी वन। साइंस या फिर अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो सभी लोगों ने इंसानों को इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्या कहते हैं उसको, इनोवेशन या कह सकते हैं आप, बताया है। सभी ने बताया कि इंसान इस दुनिया की सबसे उत्कृष्ट प्रजाति है। तो उसका एग्जाम्पल हमें सेट करना है, वही कंपैशन के साथ हमें इस दुनिया में रहना है। अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं मानता ये कि सब लोग
सब लोगों को ही मदद करनी चाहिए, सब लोगों को अपना काम छोड़ के एनिमल्स के हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्ट भी अपने एंड पे कर दें तो वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको रोड पे दिख रहा है कि कोई डॉग, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई जानवर है जो तड़प रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप उसे अपनी गाड़ी में बिठाएं और डॉक्टर के पास लेके जाएं। आप 2 मिनट उसको थोड़ा साइड कर सकते हैं। आप साइड भी नहीं कर सकते, अपना फ़ोन निकाल के आसपास के नियर बाई जो रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। सो ये तो टाइम नहीं है वाला एक्सक्यूज़, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट कंसिडर इट, कि आप कहीं ना किसी तरीके से अपने आसपास सराउंडिंग में मदद कर सकते हैं, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने जैसे बताया, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जी आपके ही आंसर से लेना चाहूँगी। आपने कहा कि लोग एक फ़ोटो खींच के आसपास के एनजीओज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स हाईवे पे होती हैं। जी तो हाईवे पे क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड में होती हैं, जानवर को समझ नहीं आता और वो ठोकर लग के उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो इंजर हो जाते हैं। हाईवे पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये ह्यूमंस के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में होती है कि उनको साइड में करें। तो वहाँ पे फिर हाउ शुड दे गो अबाउट इट, क्योंकि हाईवे पे यूजुअली कोई एनजीओ रेस्क्यू के लिए आसपास होता नहीं है। जी तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। केयरफुली ड्राइव करना सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और आसपास की लोकेशन में आप सर्च करेंगे तो NHAI ने भी अपनी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे। ओके। उनके साथ भी बहुत कोलैबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का जो हाईवे पे काम करते हैं। बाकी दिल्ली NCR के जितने भी आसपास के हाईवेज़ हैं वहाँ पर, वहाँ के आसपास बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का काम करते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होते हैं, कभी जाने में होते हैं, कभी अनजाने में होते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपसे, चाहे वो ह्यूमन है या एनिमल है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लीज़ ट्राई करें कि आप उसकी मदद कर पाएँ किसी भी तरीके से। इन्फॉर्मेशन देना एक सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि उसके पास हेल्प पहुंच पाएगी और उसकी जान शायद बच पाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ विदित, कि बहुत सारे ऐसे नेक दिल लोग भी हैं जो रोड पे, जिनको कोई अगर जानवर दिखता है तो उसको जी कुछ खिलाने की इच्छा रखते हैं। जी पर फिर साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो उनको ह्यूमन बिस्किट या ह्यूमन फूड फीड करने की कोशिश करते हैं। वो उनके लिए, डॉग्स के लिए या किसी भी जानवर के लिए सेफ़ फूड नहीं होता। तो उसकी उस सिचुएशन में ह्यूमंस को क्या खिलाना चाहिए उन्हें? मेरा जो अपना मानना है वो है कि समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। एक जानवर जो भूखा घूम रहा है रोड पे, काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है, डर्ट खा रहा है, गार्बेज से खाना निकाल रहा है जो कि ऑलरेडी उसकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो अगर आप उसको ह्यूमन बिस्किट खिला रहे हैं तो इट्स नॉट बैड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एक्सेसिव अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं किसी भी जानवर के लिए तो वो एट द एंड थोड़ा सा नुकसान दे सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भूखा है, अगर उसको कुछ मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सेफ़र ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में। कुछ ऐसे बिस्किट्स अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर डॉग्स हैं या कैट्स हैं। एक ब्रांड था, भी शार्क टैंक इंडिया पे मैंने वो ब्रांड देखा था, नूटी करके ओके। एक ब्रांड था जिसने बहुत छोटा सा स्मॉल पैकेट लॉन्च किया है, 10 रुपये का आई गेस वो पैकेट है। सो पार्ले जी के साथ आप वो रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत लोग पार्ले जी लेके निकलते हैं एंड देन दे ट्राई टू फीड डॉग्स ऑन द रोड, तो वो उन बिस्किट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। घर में खाना कुक करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है आजकल की ज़िंदगी में, तो ये जो रेडी टू सर्व फूड होते हैं, ये बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, वो वहाँ से प्रिक्योर करके उन डॉग्स को खिलाया जा सकता है। आपसे मैं अब आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी आपने कहा कि आपका शेल्टर हर दिन 3,500 से 4,000 डॉग्स को खाना खिलाता है। जी इसमें आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हाँ हैं, जी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। जी और जितना मुझे पता है, जितना मुझे जानकारी है, कि आपके पास स्टाफ भी है जो आपके शेल्टर सेव अ स्ट्रे को मैनेज करता है। जी इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए आप फाइनेंसेस कैसे अरेंज करते हैं? क्योंकि आप खुद वर्किंग हैं, लेकिन जी आपका परिवार भी है, जी। आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाउ डू यू डू दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, जो भी एनिमल वेलफेयर का काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा है। हम लोग इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं कि जहाँ पे आप अपनी पॉकेट से ही इतने बड़े स्केल पे इस ऑपरेशन को आप रन कर पाएँ। सो हम अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों को अपील करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करें, हेल्प करें। इसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंट लेवल के टाइप्स किए हुए हैं लोगों के साथ, जो लोकल फीडर्स हैं उनके साथ, या फिर कुछ बोर्डिंग हाउसेस हैं उनके साथ, ओके। कुछ RWAs के साथ हमने टाइप्स किए हुए हैं, जिनको हम फूड प्रोवाइड कराते हैं, जिनको डॉग्स की केयर प्रोवाइड कराते हैं, उनके बदले में मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है। तो ओके। उस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे आपने RWAs का ज़िक्र किया, जी। और मेरे दिमाग में नेचुरली ये सवाल था, क्योंकि आजकल हम सब लोग फ्लैट्स, मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जी। और हर एक सोसाइटी का रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन होता है, RWA। और बहुत सारे RWAs ऐसे हैं जिनको स्ट्रे डॉग से या स्ट्रे कैट से प्रॉब्लम है। जी। तो ये जो एक फ़ाइट होती है फीडर्स और RWAs के बीच की, उसमें दोनों पार्टीज़ को एक बीच का रास्ता निकाल के चलना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस अर्थ इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर ह्यूमंस, ये सबका हक है इस धरती पे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि फीडर्स को भी कैसे रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, और RWAs को कहाँ तक उनकी मतलब पावर है एक्सरसाइज जो कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। फर्स्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिना बात किए हुए, बिना एक दूसरे को सुने हुए नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमाइज़ नहीं हो सकता या रिमूव नहीं हो सकता। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे दोनों लोगों को ही, चाहे वो RWA है चाहे जो एनिमल केयर गिवर हैं, उन लोगों को बड़ा शालीनता से, बड़ी सभ्यता से, बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। RWA को चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक फीडिंग जोन बनाए, एक स्पेसिफिक फीडिंग टाइम बनाए। अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद से या फिर लोकल केयर गिवर्स की मदद से जितने भी उनकी विसिनिटी में एनिमल्स हैं, चाहे डॉग हैं या कैट्स हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन कराए, वैक्सीनेशन कराए। और इसमें जो भी वहाँ के लोकल केयर गिवर्स हैं उनको RWA की हेल्प करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के साथ और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से हो जाएंगी तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आई विल गिव माई एग्जांपल, इट्स बीन 5-6 ईयर्स हम लोग एनिमल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ नहीं हुआ है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि अगर किसी की सामने वाले की कोई एप्रीहेंशंस हैं या किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी की कोई डिमांड है तो यू शुड लिसन टू दैट। कुछ वैलिड होती हैं, कुछ इनवैलिड होती हैं। जो वैलिड हैं यू शुड एक्सेप्ट इट। आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि आपको कब खाना खिलाना है, आप एक स्पेस डिसाइड कर लो जहाँ पे आपको खाना खिलाना है। आप वैक्सीनेशन करने में RWA की मदद करो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप खुद भी लोकल केयर गिवर होने के नाते आप अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे फॉलोअप ले सकते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। एक डॉग स्टेरिलाइज्ड है, वेल फेड है, वैक्सीनेटेड है, तो जितने भी ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम लोग करते हैं, करते हुए आ रहे हैं, हमें कोई किसी तरह की इस तरह की परेशानी नहीं होती है। आपने कहा कि अगर डॉग वेल फेड है, वैक्सीनेटेड है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। जी। बट ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा एलेज करते हैं कि इस कुत्ते ने हमें काट लिया, ये कुत्ता काट रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि डॉग बाइट केसेस नहीं होते, बट जो कि ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पे डेटा और गवर्नमेंट और RWA का मिल के क्या रोल होता है? एनिमल बाइट केसेस बिल्कुल हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है सोसाइटी के लिए या एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए, किसी के लिए भी नहीं। जैसा इंसानों का दर्द है वैसे ही जानवरों का दर्द है, तो मैं दोनों ही पेन समझता हूँ। कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, अवॉइड किए जाने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई भी डॉग आपको लगता है कि बहुत एग्रेसिव है या रिपीटेड उसका आपको लग रहा है कि बिहेवियर में कुछ इशू है, तो सच काइंड ऑफ डॉग शुड बी सेंड टू दी शेल्टर होम, जहाँ पे उनके बिहेवियर को एक स्पेशलिस्ट की निगरानी में असेस किया जाना चाहिए, उसकी हेल्प की जानी चाहिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के डॉग्स सोसाइटी के लिए रिस्क हो सकते हैं, मैं बिल्कुल ये चीज़ मानता हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई ऑलवेज इंश्योर कि उसकी वजह से किसी और की जान को खतरा ना हो। क्योंकि होता क्या है कि एक इंसिडेंट होने की वजह से, एक डॉग की वजह से कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी आँच सारे ही डॉग्स पे आती है, और सारा जो नफ़रत है, जो हेट है, वो सभी डॉग को फेस करनी होती है। सो वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेरिलाइजेशन इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और फीडिंग, उनका खाना मिलना। अगर ये तीन चीज़ें एक डॉग को या एक एनिमल को मिल रही हैं तो उसका कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो उसका एग्रेशन 70-80% डाउन हो जाता है, वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाता है, कोई टेरिटोरियल फाइट नहीं होती, कोई फूड को लेके एग्रेशन नहीं होता, कोई सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके फाइट नहीं होता, तो पूरा बिहेवियर ही राउंड 360 डिग्री चेंज हो जाता है डॉग का। तो फिर इस तरह के इश्यूज़ का आना बहुत कम हो जाता है। बाकी एक दो केसेस अगर आपको लगता है कि एग्रेसिव डॉग है, रिपीटेडली बहुत परेशान कर रहा है, तो देर आर शेल्टर होम्स जो अथॉरिटीज़ ने बनाए हुए हैं या फिर आसपास के लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ने बनाए हुए हैं।
आप उनकी मदद लेके उनके बिहेवियर पे भी आप काम कर सकते हैं. यू कैन असेस कि वो फिट है सोसाइटी में रहने के लिए या नहीं है. सोसाइटी के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर आप वेरी बच्चों ट्रू. को बहुत अच्छे से कोई बचपन से अगर आप उनको कोई चीज़ सिखाएं तो वो जाके उसको, दे आर दी टुमारो ऑफ दिस सोसाइटी. वेरी ट्रू. तो आपको नहीं लगता कि बच्चों को एज ब्रांड एम्बेसडर्स RWAs को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर एक्चुअली पुटिंग इन कंपैशन इन द इंटायर सोसाइटी? बिल्कुल करना चाहिए. इस चीज़ के लिए हम भी बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं. हम अपने शेल्टर होम में, अपनी फीडिंग ड्राइव्स पे, अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में वी इंक्लूड किड्स ऑल्सो. हमने बहुत सारे स्कूल्स के साथ टाइप किया हुआ है, यानी सोशल कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं. दे अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या काम करते हैं. दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ डॉग्स या एनिमल्स की, उनका क्या पेन है, उनकी क्या सफरिंग है, उनको सोसाइटी में किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं. वो सब हम बहुत डिटेल में उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वीकेंड्स पे, और उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि किड्स आर बोर्न कंपैशनेट पीपल. जैसा आप उस फीलिंग को अगर आप नर्चर करते रहोगे फ्यूचर में, तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी हम इन फ्यूचर बना सकते हैं. RWA को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस पर तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कुछ कह पाऊँगा, बिकॉज RWA इज़ अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर. उनका जो मेन काम है वो अपनी लोकेलिटी को एक सुचारू रूप से चलाने का उनका मेजरली मुझे लगता है वो काम है. सो आई डोंट थिंक सो कि उनके अंडर ये चीज़ आती होगी. बट येस, स्कूल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज़ लाइफ. तो वहाँ पे कंपैशन, वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, वहाँ पे इन सब के बारे में जागरूकता देना स्कूल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. मुझे यहाँ पे ये भी लगता है विदित कि गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि एनिमल कंपैशन और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, तभी जाके आगे थोड़ा सा वेरी बेटर ट्रू. फ्यूचर हमने होगा. बहुत एफर्ट्स किए. मैंने बहुत सारी ईमेल्स लिखी हैं, NIOS को लिखा है मैंने, स्कूल्स ऑफ ओपन लर्निंग को, और उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर्स अपने उसमें भी इंक्लूड किए हैं. लास्ट ईयर 10th में भी उन्होंने इस चैप्टर को इंक्लूड किया है. प्लस उन लोगों ने एक एक्सरसाइज भी बच्चों को दी थी कि गो एंड विजिट योर लोकल शेल्टर होम आसपास, उनको स्टडी करो, वहाँ से जो भी रिपोर्ट्स मिलती हैं उनको शेयर करो, समझो, और आप देखो कि आप क्या कर सकते हो. तो बहुत सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल व्हेन इट कम्स टू कंपैशन. बहुत सारे नोएडा के स्कूल्स हैं जो इन एक्टिविटीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं, बड़ा पुश करते हैं अपने बच्चों में कंपैशन के लिए, बिकॉज कंपैशन इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर. जब तक आप सामने वाले की परेशानी नहीं समझोगे, जब तक आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते. और जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बनोगे, तब तक आपकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है. डिग्रीज विल नॉट हेल्प यू. योर बिहेवियर, योर नेचर, दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू ग्रो. इनफैक्ट विदित आई ऑल्सो फील कि क्रूएलिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है, पर उसके बारे में जागरूकता अब आने लग गई है. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एब्सोल्युटली. तो सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल दीज डेज, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं. सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़बरदस्त है. आज की डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, सबके पास डेटा है, सबके पास सोशल मीडिया, तो लोगों के पास अपने ओपिनियंस भी हैं. तो उससे बहुत मदद मिलती है. इस तरह के कॉजेज़ में भी हेल्प मिलती है, अवेयरनेस में भी बहुत मदद मिलती है. हम लोग सोशल मीडिया पे पूरी इस गर्मी के सीज़न में हम एक कैंपेन रन करते हैं बहुत एग्रेसिवली, जहाँ पे हम सुबह से लेके शाम तक 1-2 पोस्ट इस तरह की ज़रूर करते हैं, जहाँ पे लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर एक छोटा बोल पानी का रखो. तो सोशल मीडिया ही है जो लोगों तक आपके मैसेजेस को पहुँचाती है, और सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज. इनफैक्ट विद सोशल मीडिया का जो फ्लिप साइड है वो ये है कि काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कि जेन्युइन फीडर्स नहीं हैं, जी. बट ऐसे काफ़ी कंपैशनेट लोग हैं जिनको जो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रहे बट दे फील कि वो मॉनेटरीली हेल्प कर सकते हैं. जी. तो उस चीज़ का बहुत लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं. बिल्कुल. बहुत लोगों ने लोगों से पैसे ले लिए ऑन द नेम ऑफ फीडिंग या जी. हीलिंग, हेल्पिंग इन हीलिंग जी. जी. एनिमल्स. तो ऐसे में लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे किसको डोनेट करना है और कहाँ पे नहीं करना है, कौन सा जेन्युइन है और कौन सा नहीं है? इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वर्क. सबसे पहले आप उसके वर्क को वेरीफाई करो अपने सोर्सेज के थ्रू. अगर आप उसी सिटी में रहते हैं तो ट्राई टू विजिट, ट्राई टू मीट दैट पर्सन, ट्राई टू विजिट द प्लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या कर रहे हैं. मेरे हिसाब से
वहाँ जाके देखना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ओके। सबसे पहले। और जब आप दूसरी सिटीज़ में करते हैं तो वहाँ पर आप अपने कनेक्शंस निकाल सकते हैं जिनको आप भेज सकते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। प्लस फॉर अस, मैं अपने लिए बताता हूँ कि हम लोग क्या एक्सरसाइज करते हैं टू गेन ट्रस्ट एंड टू इंश्योर कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक काम है या फिर वो एक्चुअली हो रहा है। सबसे पहले हम लोग सीसीटीवी फुटेज अपने ऑर्गेनाइजेशन का वीकली नहीं तो 15-20 दिन में हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो फूड प्रिपरेशन हो, ट्रीटमेंट हो, शेल्टर होम पे रेस्क्यू वाला हो, हम वो सारी चीज़ें सीसीटीवी टाइम स्टैम्प के साथ डालते हैं जिससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है। प्लस हम लोग हर वीक एटलीस्ट 10-15 फैमिलीज़, 10-15 स्टूडेंट्स, 10-15 वर्किंग प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं टू सी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम हो रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ विज़िट करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स विज़िट करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विज़िट करते हैं। इवन हमने एक लॉ फैकल्टी टीम के साथ भी हमने टाई अप किया है जो हमें आते हैं और लोकल लो कॉस्ट पे कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है वो हमें एड प्रोवाइड करते हैं। वो विज़िट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। प्लस हमने अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको कंप्लाइंट किया हुआ है। हम ATG रजिस्टर्ड हैं, 12 रजिस्टर्ड हैं, हम लोग नीति आयोग में रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों ने CSR सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। प्लस हम एक एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं जो गवर्नमेंट का भी एक कंप्लाइंस है। प्लस हम अपनी सारी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करते हैं CA के थ्रू। तो ये सारे तरीके हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड गो एंड चेक। सबसे मेजर तरीका, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स कैन बी फॉर्ज, डॉक्यूमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, बट द प्लेस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। इफ़ somebody इज़ वर्किंग तो उसको वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ जेन्युइनली ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया का दूसरा जो एक नेगेटिव साइड वो ये है कि जैसे आप भी काफ़ी काम करते हैं, जो जेन्युइन फीडर्स भी होते हैं उनको भी काफ़ी फ्लैग फेस करना पड़ता है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो हाउ डू यू डील विद इट? इनिशियली तो मैं डील नहीं कर पाता था इन सब चीज़ों से, बिकॉज बहुत हिट करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग इंसान ही हैं, तो अगर अप्रिसिएशन मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बट जब हिट मिलता है तो वो बड़ा हिट करता है। तो पहले तो मैं नहीं इसको संभाल पाता था, मुझे बड़ा हिट होता था और बड़ा दुख होता था, बड़ा परेशान होता था, मैं सो भी नहीं पाता था। इस तरह के कमेंट्स मुझे आते थे, मैं हिल जाता था पूरा अंदर तक। बट देन आई थिंक कि जो पीछे स्क्रीन के पीछे एक फेसलेस नेमलेस पर्सन बैठा हुआ है, ही हैज़ फुल राइट, उसके पास भी डेटा पैक अवेलेबल है, वो कुछ भी लिख सकता है। आप जाके नहीं लड़ सकते हर किसी से आप नहीं लड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप योर हेड डाउन, यू कैन कीप वर्किंग, और आप अपना काम करते रहो। वो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। यू कैन नॉट, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। ये मुझे लास्ट 5-6 साल में समझ में आया। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, देयर आर पीपल जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। राइट, बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनके लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मतलब मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, बट अब मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहूँगी। थैंक्स टू सोशल मीडिया ओनली काफ़ी थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। सो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल क्रुएल्टी डेटा सेट द NCRB रिलीज्ड इट, एंड NCRB ने कहा कि पहली बार हमने रिकॉर्ड किया कि 9,000 से ऊपर केसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में 2024 के साल में, और उसमें 10,312 अरेस्ट हुए हैं। इतने अरेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और काफ़ी स्टेट्स और यूटीज़ में ज़ीरो केसेस आए, विच पीपल आर सेइंग कि ये गैप है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब ये सारे फीडर्स की मिलके और केयर गिवर्स की मिलके आवाज़ का नतीजा है कि अब सरकार काम करने लग गई है इस चीज़ पे? देखो, दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। सोशल मीडिया का प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सोशल मीडिया पे जब आवाज़ें उठती हैं तो लोग उसको सुनते हैं, बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। दूसरा, मुझे अपनी सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। और इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने मन की बात में भी ये बोल चुके हैं। कोविड के टाइम पे भी उन्होंने बोला है, काफ़ी सारे उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि जानवरों के प्रति आप दयालु रहें। तो उस मैसेज का भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जाता है। तो ये सब चीज़ें मिलके डेफिनेटली मूव तो हो रही हैं, लेकिन जिस इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से ये होनी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। क्योंकि अभी भी आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे टू लॉग एन FIR,
वो बहुत मुश्किल हो जाती है एफआईआर करना। पुलिस नहीं ध्यान देती है इन सब चीज़ों पे, बिकॉज उनको भी लगता है कि एनिमल वेलफेयर कम्स इन बहुत नीचे आता है सबकी लिस्ट में काम करने के लिए। तो ये बिल्कुल सोशल मीडिया का प्रेशर है एंड दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। इससे अवेयरनेस भी आएगी और ये जो क्राइम अगेंस्ट एनिमल है ये बहुत हद तक कम भी होगा, और होना भी चाहिए। किसी भी एक डेवलप्ड सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। एक इंसान आज एनिमल के साथ क्रूएल्टी कर रहा है, कल वो किसी बच्चे के साथ भी कर सकता है, परसों वो किसी इंसान के साथ भी कर सकता है। तो ये सब एक क्रिमिनल साइकोलॉजी, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर एक इंसान जानवर के प्रति बहुत ही घृणात्मक व्यवहार रखता है अपना, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आने वाले टाइम पे अपने साथ ही किसी इंसान के साथ भी उस तरह की हरकतें वो कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपसे मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी कि आप सिर्फ प्राइमरीली आपका काम डॉग्स और कैट्स के साथ है, लेकिन आप बाकी जानवरों के साथ भी काम करते हैं। प्रोजेक्ट कामधेनु है जिस पे हम बाद में आएंगे। डोंकीज़ के साथ और हॉर्स के साथ भी आपका काम रहता है, घोड़ों के साथ और गधों के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो क्रुएलिटी होती है मुझे लगता है वो डोंकीज़ के साथ होती है। उस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, और क्या काफ़ी सारे एनिमल रेस्क्यूअर्स, फीडर्स हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई जानवर इस दुनिया में है तो वो मुझे लगता है कि गधे हैं और खच्चर हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही कष्टदायक है। जब उनको ज़रूरत होती है खाने की, पानी की, दवाइयों की, तो लोग उनको छोड़ देते हैं रोड पे ऐसे ही, चाहे उन्हें खाना मिले या ना मिले। आई हैव सीन सो मैनी डोंकीज़। अब नोएडा में तो थोड़ा कम है डोंकीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जितने भी हैं बहुत ही दयनीय हालत में हैं। दे आर नॉट इन वेरी गुड स्टेट। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो अवेयर करने के लिए वी कीप ऑन पोस्टिंग, वी कीप ऑन टॉकिंग टू दी ओनर्स कि आप इनको ऐसे बांध के, अभी मैंने बहुत देखा है कि वो गधों को छोड़ देते हैं रोड पे, उनके दोनों पैर बांध देते हैं जिससे वो मूव भी नहीं कर सकता, खाना भी नहीं ढूंढ सकता। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ही इज़ ऑन रोड। तो उनके ओनर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट अगर आप उनसे काम ले रहे हो, आपके लिए वो जीविका, आपकी जीवन को सही से व्यतीत करने के लिए अगर वो पैसे कमा के आपको दे रहा है, तो एटलीस्ट उसको खाना भी खिलाओ, उसकी मेडिकल हेल्प भी करो, उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखो। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि बोझा उठाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, फेंक देते हैं जब अगर कुछ उनको परेशानी होती है, मेडिकल हेल्प कोई उनको मिल नहीं पाती। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए। सरकार को भी इस तरह के कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि अब 2026 चल रहा है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उस लोड को लेके जाने के लिए। ई रिक्शा अवेलेबल है बहुत सस्ते प्राइजेस पे, इलेक्ट्रिक लोडर्स आ गए हैं। अब धीरे धीरे एनिमल्स को फेज आउट करना चाहिए उस लोडिंग वाले काम से। इनफैक्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी हमने डोंकीज़ की बात करी, आपका जो प्रोजेक्ट कामधेनु है, बिकॉज गाय जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही वाइटल पार्ट रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे जानवरों की तरह गाय का भी कोई बहुत अच्छा स्थिति या अच्छे हाल में गाय हमारे देश में नहीं है। प्लास्टिक खाते हुए गाय दिख जाती है, कचरा खाते हुए गाय दिख जाती है। तो आप अपने प्रोजेक्ट कामधेनु के थ्रू क्या ऐसा कर रहे हैं कि जैसे काऊ या गाय को बचाया जाए, उनका जीवन सुधारा जा सके? जी, सबसे पहले हम इसकी रूट कॉज पे बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन है क्यों एक्चुअली। सो ये सिचुएशन इस वजह से है कि जितने भी सिटीज़ के अंदर डेयरी या दूध उत्पादक लोग हैं जो दूध निकाल के बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। सिटी में वैसे ही स्पेस का एक कंस्ट्रेन रहता ही है, फिर भी लोग गाय रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं दूध के लिए। अब वो क्या करते हैं कि दूध निकालने के बाद सुबह उनको रोड पे छोड़ देते हैं कि वो कहीं पे भी जाए खाना खाए, कहीं पे भी जाए पानी पिए, गंदगी खाए, रोड पे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है। तो जो डेयरी के लिए काम करते हैं या दूध बेचने के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटीज़ को कि अगर आपने गाय पाली हुई है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके पास ही रहे, आपकी सराउंडिंग में रहे, आप उसका खाना पानी, उसके मेडिकल की अरेंजमेंट करो। अगर ये एक स्टेप दिल्ली एनसीआर में अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो 70-80% तक जो पॉपुलेशन है काऊ की जो रोड पे आपको दिख रही है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब एक गाय दूध देना बंद कर देती है, जब उसकी किसी यूज़ की नहीं रहती, तो क्या करते हैं, उसको रोड पे फेंक देते हैं। वो रोड पे फिर अपनी ज़िंदगी निकालती है। प्लस अगर फीमेल
बच्चा किसी गाय ने दिया उसको वो रख लेते हैं, मेल बच्चा अगर दिया तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन रीज़न है गायों की दयनीय हालत का। हम अपने प्रोजेक्ट कामधेनु के थ्रू 200-300 गाय तक ही स्पेसिफिकली पहुंच पाते हैं जिनको हम हरा चारा उपलब्ध कराते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। लेकिन संख्या इतनी बड़ी है, सिटी इतना बड़ा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि उस चीज़ को कम्प्लीटली एड्रेस किया जाए। ये गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को ही करना होगा कि उन लोगों पे आप इफ़ेक्टिव एक्शन लो जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। गवर्नमेंट से तो ये भी अपील रहती है कि स्टरलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जो जितनी हम अगर डॉग्स की बात करें तो जो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जी। गई है उसका कारण ही यही है कि सही टाइम पे स्टरलाइजेशन नहीं हुआ और इस वजह से अब अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो गई है। और अब ऐसा समय आ गया है कि आप रोड पे अगर 100 मीटर में आपको 10 कुत्ते दिख जाएंगे। जी जी तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सीरियसली अप्रोच लेनी चाहिए, आई होप सो, क्योंकि फीडर्स की, एनिमल लवर्स की, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की काफ़ी आवाज़ उठ रही है। तो इस पे मेरे को लगता है गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने की अभी और ज़रूरत है। वेरी ट्रू। इसमें गवर्नमेंट और जितने भी लोकल केयर गिवर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको एक कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। अकेले हम गवर्नमेंट पे ही छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता वो सही होगा। सब लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, सब लोगों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि सब लोग अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। स्टेरिलाइजेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड एंड इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड टू मैनेज दिस इशू राइट नाउ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमेशा से, अगर किसी को भी जानवरों से प्रेम है या कुत्तों से प्रेम है तो वो ये बात मेरी समझ पाएंगे जो आज मैं कहने जा रही हूँ, कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ऐसा मेजॉरिटी है सोसाइटी में जिनको पेडिग्री डॉग्स चाहिए, जिनको ब्रीड डॉग से अलग लगाव है। और वहीं पे हमारे देसी डॉग्स हैं जो 200-300 साल से यहाँ पे हैं, जो हमेशा से, जो हमारे साथ ही इवॉल्व हुए हैं बेसिकली, इंडी डॉग्स। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो डॉग ब्रीडिंग पे ही चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ब्रीड डॉग के अगेंस्ट हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा मतलब मानना सिर्फ ये है कि आप, अगर आपको डॉग रखना है, आपको पेट रखना है, तो आप किसी शेल्टर में जाइए, वहाँ से अडॉप्ट कीजिए। आप बाय मत कीजिए। अगर आप बाय नहीं करेंगे तो इलीगल ब्रीडिंग नहीं होगी। इलीगल ब्रीडिंग नहीं होगी तो हमारे इंडीज़ डॉग्स को लोग अडॉप्ट करेंगे, उनको रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। अब ऐसे भी केसेस मैंने देखे कि लोग ब्रीड डॉग रख लेते हैं, उनको भी अबैंडन कर देते हैं, उनको भी रोड पर छोड़ देते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट ब्रीड और इट्स नॉट अबाउट एनी क्वालिटी ऑफ डॉग। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर एज अ ह्यूमन, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके आसपास के जो कुत्ते हैं और प्लस आपका जो ब्रीड डॉग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। आप अगर उसको बहुत प्यार से रख रहे हो तो आप कोशिश करो कि उनके लिए भी कुछ कर दो, उनके लिए कुछ खाना अरेंज कर दो, उनके लिए कभी मेडिसिन का अरेंजमेंट आप करा दो, आप रख लो ब्रीड डॉग। कोई ऐसा इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको ब्रीड डॉग क्यों रखना है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, इसमें नो बडी कैन डू एनीथिंग। बट माई पॉइंट इज़ कि हम लोग एक ब्रीड ऑब्सेशन में जा चुके हैं। ब्रीड डॉग क्या है कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, मेरे पास बुल डॉग है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमका है। सो लोग उसी स्टेटस की वजह से क्या करते हैं, ये भी नहीं पता होता लोगों को कि क्या वो इंडियन एटमॉस्फेयर में, भारत की दिल्ली हस्की। जैसी गर्मी में क्या वो रह सकता है, नहीं रह सकता है, क्या उसके लिए एनवायरनमेंट ठीक है, नहीं है, क्या उसके लिए हम वो केयर कर पाएंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये बिना सोचे, बिना स्टडी किए हुए भी लोग डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स अपने पास अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ब्रीड के यहाँ पर रखते हैं, जो कि एक तरह से क्रूएलिटी ही है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अडॉप्ट करें, ज़्यादा इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करें, शेल्टर्स में विज़िट करें, वहाँ पे जो डॉग्स हैं, जो अबैंडन डॉग्स हैं, जिनके पास फैमिलीज़ नहीं हैं, उनको अडॉप्ट करें। ब्रीड डॉग अगर आपको रखना है तो आई कैन नॉट स्टॉप यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ जो इंडी डॉग्स हैं जो रोड पे अपनी लाइफ निकाल रहे हैं, उनके लिए कुछ करें, तो इक्वल ही अफेक्शन आपका दिखेगा फिर। इनफैक्ट जितना मुझे समझ में आता है कि इंडी डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, एजाइल, और वो इस क्लाइमेट, इस एटमॉस्फेयर, जगह के हिसाब से बने हैं। एब्सोल्युटली, दे आर मोस्ट लविंग डॉग, मोस्ट अमेजिंग ब्रीड। वो बहुत, सबसे बड़ी बात है कि उनका मेंटेनेंस बहुत लो है, इम्यूनिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, दे आर इमोशनल कंपेनियन ऑल्सो, दे आर सुपर ट्रेनेबल। तो अगर आप उनको रखेंगे तो देर इज़ नो लुक बैक आफ्टर दैट।
राइट, बट लोगों का ऑब्सेशन है ब्रीड से, लोगों को ब्रीड चाहिए, दैट शुड बी अब बदलना चाहिए ये चीज़, क्योंकि सब लोग स्वदेशी स्वदेशी के लिए बात करते हैं, तो डॉग्स में भी हम लोगों को स्वदेशी में ही जाना चाहिए। विदित, अब हम धीरे धीरे अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जी। आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहती जी। हूँ, आपका इनफैक्ट एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। काफ़ी क्रुएल्टी के केसेस हमने देखे हैं, सोशल जी। मीडिया पे हर कुछ वायरल हो जाता है, जी। दिख जाता है, बट पर्सनली क्योंकि आप एनिमल रेस्क्यूअर हैं, फीडर हैं, आपका शेल्टर है, कोई एक ऐसा केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ, जिस केस से आपकी भी आपको लगा कि यार क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है? मेरे लिए सारे केसेस बहुत स्पेशल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर दिन हम 5-6 डॉग रेस्क्यू करते हैं, पर डे हम 2-3 डॉग रेस्क्यू करते हैं, 5-6 कॉल्स हमारे पास आते हैं जिनमें हेल्प चाहिए होती है हमारी। 2021 जो कोविड की वेव चल रही थी, बहुत बहुत पीक पे हम लोग नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ही हम लोग फीड करा रहे थे, तो हमें मिला था एक रॉटवाइलर डॉग जो कि किसी का पेट था, एंड वो पैरालाइज था, एंड ही वाज ड्रैगिंग हिमसेल्फ ऑन द रोड। एंड रॉटवाइलर इज़ अ डॉग जो थोड़ा दिखने में लोग डर जाते हैं उससे कि यार कितना हैवी डॉग है, कितना खतरनाक हो सकता है टाइप्स। एंड ही वाज पैरालाइज्ड सिटिंग ऑन द रोड, कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, एंड ही वाज ड्रैगिंग हिमसेल्फ ऑन द रोड। तो उस चीज़ ने मुझे पूरा झकझोर दिया कि एक टाइम पे आप उसको पैसे दे के खरीद के कहीं से लेके आए होगे, एंड देन जब उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, देन यू हैव लेफ्ट हिम ऑन द रोड। उसको हमने रेस्क्यू किया और हमारे साथ वो 4 साल तक रहा, एंड देन ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। सो ही वॉज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और बहुत ही ऐसा मूविंग एक्सपीरियंस था वो, कि एक टाइम पे एक एसी रूम में रहने वाला, एक अच्छी सराउंडिंग में रहने वाला डॉग, जिसको आप बड़े खरीद के लेके आए होगे कहीं से, एंड देन यू लेफ्ट ऑन द रोड। एंड ही वॉज सो इंटेलिजेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज मोस्ट फेवरेट डॉग, सबका इतना प्यारा हो गया था वो। हालांकि रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि उसकी स्पाइन में इंजरी थी, उसका हिप ब्रोकन था, स्पाइन डिसलोकेट हो रखी थी उसकी। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। वी हैव 4-5 डॉग्स राइट नाउ जो पेट थे किसी के, दे आर अबैंडन्ड, दे आर लिविंग विद अस। बस गुड पार्ट इज़ कि वो अडॉप्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है ब्रीड में, लोग ब्रीड से ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं उनको। दिस इज़ द गुड पार्ट, बट सिचुएशन इज़ बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ख़राब सिचुएशन है। लास्ट में विदित, आपसे सिर्फ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ अपील करना चाहें, तो आप क्या अपील करेंगे? मेरी सभी व्यूअर से यही एक अपील है कि आसपास के दुख दर्द परेशानी को समझने की कोशिश करो, चाहे वो इंसानों का है चाहे वो जानवरों का है। दर्द और भूख दोनों की सेम ही होती है। इंसान के साथ ये है कि इंसान अपनी दुख दर्द परेशानी बता सकते हैं, जानवर किसी को नहीं बता सकते। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते जानवर की, तो प्लीज़ किसी आसपास के ऑर्गेनाइजेशन को आप शेयर करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें जिससे उनकी ज़िंदगी बच पाए। गर्मियाँ हैं, थोड़ा पानी की व्यवस्था करें आसपास, अपने घर के आसपास बालकनी में या फिर घर के बाहर आप रख सकते हैं। दयालु बने, कंपैशन अपने अंदर रखें, जीवों की मदद करें और सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। यही बस मेरी अपील है लोगों से। व्यूअर्स, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव एपिसोड से हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कंपैशन हर एक इंसान तक पहुँचे। आज हम अपने इस एपिसोड पे हमने विदित को इसीलिए इनवाइट किया ताकि हम आपको ये बता सके कि विदित और विदित जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बेज़ुबानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस एपिसोड का मोटिव ही यही है कि आप भी इस एपिसोड से इंस्पायर हों, और अगर कभी भी आपको लगे कि आपको किसी डॉग को हेल्प करनी है तो विदित इज़ राइट देयर। सोशल मीडिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी, तो आप इनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, इनकी मदद वहाँ से ले सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, पर आप सबसे व्यूअर्स से मैं यही बोलूँगी कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, एंड कीप फॉलोइंग सवाल दैट मैटर्स फॉर ऑल सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन एंड एपिसोड्स। थैंक यू सो मच।